नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। बीजेपी हाल में टारगेट 46 को पूरा करने में लगी है तो कांग्रेस की कोशिश है उपचुनाव में मिली 75% की जीत को आगे नहीं बढ़ाया जाए तो कम से कम बरकरार रखा जाए। ये दावे 46 निकायों को लेकर है, जिनमें से 6 नगर निगम शामिल है और इन्हीं नगर निगमों से एक है जयपुर। कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी घोषणाओं में इस बात पर एकमत है कि दोनों मिलकर स्मार्ट सिटी जयपुर को बनाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कार्यकाल में ऐसा संभव नहीं था? पिछले कार्यकाल में भी ऐसा मौका था जब दोनों मिलकर स्मार्ट सिटी के लिए काम कर सकते थे, तो फिर परेशानी कहां पर थी? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या इस बार किए गए वादे पूरे होंगे? क्या आपके पार्षद को इस बात की जानकारी है कि उनकी पार्टी बोर्ड बनाने पर क्या काम करेगी? वो पार्षद खुद किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब को आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस खास पेशकश के जरिए। साथ ही आपकी राय भी जारी रहेगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव। बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हैं। बीजेपी नेता निर्मल नाटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर विवेक अग्रवाल साहब सचिव हैं सीडीसी के, वो हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। देश के निकायों में वोट डालने की तारीख और नजदीक आ चुकी है। प्रत्याशी जोर शोर के साथ प्रचार में जुट गए हैं और लोगों को अपने वादे और इरादे बता रहे हैं। इसके साथ ही नगर निगमों से लेकर नगर परिषद और पालिकाओं में भी शहर की बड़ी परेशानियों को दूर करने की तैयारियां हैं। अब सवाल ये है कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि आपका पार्षद जीतने के बाद क्या काम करवाने जा रहा है? जो पार्टी आपके शहर में बोर्ड और निकाय प्रमुख बनाएगी, क्या उसने शहर की सबसे बड़ी परेशानी को दूर करने का वादा किया और आप तक इसकी डेडलाइन पहुंचाई है? 5 साल बाद आखिर आप कैसे तय करेंगे कि पार्षद का काम कैसा रहा? जयपुर में बीजेपी ने बड़ा सा बैनर लगाकर ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी और स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया, तो कांग्रेस ने बीते कार्यकाल में मूर्त रूप लिए विकास के प्रोजेक्ट्स की तस्वीर को दिखाकर राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया है। क्या इतना आसान है जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाना? क्या अभी तक हम अपनी हेरिटेज विरासत को ही संभाल सके हैं? क्या विकास की आइडियल सिविल लाइन से डेवलपमेंट की तस्वीर आप और हमारी गली तक पहुंच सकेगी? क्या स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा? खास तौर पर उन पार्षदों के भरोसे जिन्होंने पर्चे भरने के दिन शहर में कलेक्ट्रेट जैसी महत्वपूर्ण जगहों को जमकर गंदा किया। क्या ऐसे पार्षद सफाई का जिम्मा उठा सकेंगे? यकीन मानिए, ऐसे तमाम सवाल आपके वोट को तब और आसान बना देंगे जब जवाब के साथ वोट दिया जाएगा। अगले 5 साल यादगार भी होंगे, पर जरूरत है मुद्दे की बात पहले होनी चाहिए। निर्मल नाटा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी कह रही है क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी, ये दावा कैसे आप पुख्ता मानते हैं और पूरा करेंगे इसे? ऐसा है कि हमारी पार्टी का एजेंडा जयपुर शहर को सिरमौर बनाने का है ही नहीं, ये था। और जयपुर की जनता ने हमारी पार्टी को हर बार सर माथे पर बैठाया। उसका एकमात्र यही कारण था कि जयपुर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी बनाने का जो आज नया नारा है, उसके प्रति हमारी पार्टी हमेशा कमिटेड रही है और इस दिशा में उसने बराबर काम किया है। काम किया है मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अब कैसे बना देंगे, क्योंकि इस शहर में जो गंदगी का आलम है, जो बद इंतजामी है, उसकी दुहाई भी आप दे रहे हैं, तो वो कैसे दूर करेंगे? जनता ये जानना चाहती है। पिछले 5 सालों में कांग्रेसी मेयर थी, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, और इस 1 साल को छोड़ दें तो 4 साल तक
कांग्रेस की सरकार थी। ये विवाद का विषय नहीं है, सभी ने यह महसूस किया। अखबार के पन्नों पे हमेशा खबरें उछलती रही। कांग्रेस का जो नेतृत्व था, हमारी माननीय महापौर थी, उनमें बराबर टकराव की स्थिति रही। काम जिस दिशा में होने चाहिए थे उस गति से नहीं हो पाए और स्थिति यहां तक रही, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बोर्ड में क्लियर मैंडेट दिया, फिर भी 1 साल तक प्रजातांत्रिक जो अधिकार है उनका हनन करते हुए कमेटियों का गठन नहीं किया गया। और कमेटियों का गठन, तो आप ये मानते हैं ना टकराव के कारण ऐसे हालात बने कि शहर का विकास नहीं हो सका, उसके लिए बराबर की भागीदार बीजेपी यही तो समझाना चाहता हूं ऐसे हालात क्यों हुए, क्योंकि प्रजातांत्रिक जो भी आदेश था बोर्ड बीजेपी का था। पहली सभा में ही समितियों का गठन जाते, महापौर के साथ मिलकर काम करते शहर का विकास हो जाता। बिल्कुल, महापौर यदि जनता ने आपको तो सीधा फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया, किंतु उसको आपने उसकी गंभीरता को नहीं समझा। चलिए, मैं अब तक आपसे जो समझा हूं कि जयपुर के विकास का अगर नहीं होने का कोई बड़ा करोड़ा था तो वो ये था कि कांग्रेस ने ठीक से काम नहीं किया। क्यों गुलाम नबी साहब, आप मानते हैं इस बात को? क्या चीज? शहर में अगर विकास नहीं हुआ जयपुर में तो उसके लिए बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस रही होगी। नहीं, बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस कैसे हो सकती है? 94 में जब कॉरपोरेशन बना उसके बाद तो मेयर इन्हीं का था, पूरी इनकी थी। और उस वक्त ये नारा दिया था, कानून के अंदर भी है कि वार्ड कमेटी है मस्ट, लेकिन क्या इन्होंने बढ़ाई? उसके बाद में जब नेक्स्ट इनका बोर्ड आया वो इनका आया, फिर यही एक तो 2 ही पॉइंट रहे इनके पास, ठोस कचरा प्रबंधन। हर वक्त बोर्ड की मीटिंग हो, ठोस कचरा प्रबंधन, जो आज तक वो ना मुलायम ही रहा ना ठोस ही हुआ। तीसरे बोर्ड में भी इन्हीं के पास था, और ये बोर्ड भी मैं समझता हूँ तो इन्हीं का बोर्ड था। एक लफ्ज नहीं बोलने देते थे मैडम। मान रहे बोर्ड इनका था, लेकिन आपकी मेयर थी, काम नहीं करने दिए। आपने देखे नहीं सीन, मेरे आपको दिखाऊं कल आकर यहाँ। वार्ड कमेटी की बात करते हैं, चुने हुए पार्षदों ने, जनता ने मैंडेट दिया, आपने अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए कमेटियां, निगम की कमेटियां नहीं बनने दी। वार्ड कमेटी की बात करते हैं, निगम में जो जनता का मैंडेट है, आप मान रहे हैं कि बोर्ड बीजेपी का था, ये तो बीजेपी के बोर्ड को काम क्यों नहीं करने दिया? पहले दिन पहली साधारण समिति में कमेटियों का गठन होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से तो इस बोर्ड द्वारा कमेटियों का गठन किया गया, तो इससे ज्यादा आप क्या रोड अटकाएंगे? आप बात करते हैं वार्ड कमेटी, ठोस कचरा प्रबंधन नहीं बनने देते निगम में। ठोस कचरा प्रबंधन हम जब 94 में गए पहली बार, उस वक्त ये इशू हुआ, और मैं समझता हूँ कम से कम नगर निगम का 10 लाख का खाना खाया हमने इसके पीछे, इसकी बैठक करने के लिए बड़ी बड़ी होटलों में, या 2100 रुपये का। सवाल ये है, जनता अब ये जानना चाहती है कि काम हुए क्यों नहीं? काम तो होंगे नहीं, कौन जिम्मेदार है? आपने देखा होगा कि जब भी मैडम बोर्ड की मीटिंग बुलाए, या तो उनकी कुर्सी खींची जा रही है या उनकी साड़ी पकड़ी जा रही है, और या और कौन थे वो लोग? कौन थे? बदतमीजी की जाती है। कौन थे वो लोग? बीजेपी लोग, यही बात। मदन खटीक साहब हमारे साथ इस चर्चा में चित्तौड़ से जुड़े कॉलर है जी। बिल्कुल, मैं इस पहलू पर बात करूंगा। बताएं मदन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं वास्तव में यहाँ आपके यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर विराजमान है, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी। मेरा सवाल यह है कि यहाँ अभी ये जो कह रहे थे लीडर साहब कि हम जो है जयपुर को स्वच्छ और निर्मल जयपुर का नारा दे रहे हैं और वो ऐसा करेंगे जी। इनके जो पुराने जो बड़े लीडर हैं, उन्होंने जो नारे दिए थे, काला धन वापस लाएंगे, ये वापस करेंगे, वो वापस करेंगे, बेरोजगारी घटाएंगे, ये सारे इन्होंने कोई एक भी पूरा क्या किया, ये बताओ इनसे। मदन जी, मैं इस पर बात करूंगा। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपके वादे पर भरोसा क्यों करें? पहले लोकसभा चुनाव में जो आपका वादा था उसकी अपेक्षा भी पूरी नहीं हो रही। यहाँ छोटे स्तर पर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, तो उसको किस तरह से आप पूरा कर पाएंगे? नहीं, ऐसा है, जो काला धन वापस लाने की बात है, ये मुद्दा कई सालों से चल रहा है, और हमारी सरकार आने के बाद इसने गति पकड़ी है। ऐसा तो है नहीं ये सब प्रक्रिया जरी था। जिस काम को प्रक्रिया करते हुए आपने 40 साल तक डुला दिया, आप इसमें बेहतर होगा। इस बहस से अलग चला जाएगा ये मुद्दा, ज्यादा तफसील से इस बारे में बात करेंगे। विवेक अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। आपने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जयपुर में शुरुआत की थी खासतौर पर, और डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्शन की भी शुरुआत आपने की थी। आप मानते हैं कि ये संभव है, जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है? इस जो नगर निगम के सिनेरियो को आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
ठोस कचरा प्रबंधन की जहाँ तक बात है वो संभव है था और उसके लिए बहुत सारे प्रयास भी हुए। जी। जयपुर पहला शहर है जिसने कि 1994 में पूरे देश के अंदर जिसने पहले बार घर घर से कचरा मांगने की योजना लागू की और वो पूरे देश के अंदर रेप्लिकेट हुई। 1994 में जब चालू हुआ तो वो पहली कड़ी है। जी। दूसरी कड़ी के रूप में, क्योंकि अगर पूरे ठोस कचरा प्रबंधन के सिनेरियो को हम देखते हैं तो उसमें पहला होता है कलेक्शन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर होता है प्रोसेसिंग और बाद में होता है डिस्पोजल। अगर पूरे इस प्रक्रिया को देखते हैं तो एक विराम पिछले दिनों में आया उस पूरी प्रक्रिया के अंदर। जयपुर ऐसा शहर रहा जिसको कि 2 बार क्लीनेस्ट सिटी के रूप में पूरे देश के अंदर नवाजा गया और वही जयपुर शहर आज आगरा से कंपटीशन में आ गया कि आगरा जो सबसे बदतर शहर है उससे कंपटीशन में आ गया। क्या कारण रहे? हमने इस पूरे को अभी तक समझा ही नहीं है। आज जो प्लांट लगे हुए हैं हमारे यहाँ, प्रोसेसिंग के जो प्लांट लगे हुए हैं, उस प्रोसेसिंग के प्लांट में हमारे पास 2 प्लांट हैं जयपुर शहर के अंदर और दोनों प्लांट की हालत ये है कि उनके पास कचरा पहुंचता ही नहीं है। हमारे यहाँ लैंडफिल साइट की शुरुआत हुई, पूरे देश के अंदर उन चुनिंदा शहरों में हम रहे जिसमें कि लैंडफिल साइट बननी चाहिए, वो लैंडफिल साइट आज तक ऑपरेशनल नहीं हुई। हमारे यहाँ पहली बार ट्रांसफ़र स्टेशन बनाने की पहल की गई कि हर जोन के अंदर ट्रांसफ़र स्टेशन बनने चाहिए जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो, जिससे कि परिवहन बरोबर तरीके से हो, लेकिन आज भी वो ट्रांसफ़र स्टेशन पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है। तो हमको एक तरफ तो ये नगर निगम को ये रोल समझना होगा कि क्या रोल है। इसमें सबसे बड़ी अड़चन जो आती है जी, अड़चन जो आ रही है कि आज भी ये जो लॉ मेकर्स हैं, 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद जो पार्षद चुने जाते हैं, जो नगर सेवक चुने जाते हैं, उनकी भूमिका है लॉ मेकर की, पॉलिसी मेकर की, और वो आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव के रोल में। तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। दूसरी चीज़, जो वेस्ट प्रोड्यूसर है, हमने आज तक उसको एक्टिवेट नहीं किया। जो 1994 में योजना लागू हुई, जो पूरे देश में आज भी है जी। और उसको अब तो कानूनी अमली जामा भी पहनाया जा चुका है। MSW रूल्स 2000 में अगर पहला बिंदु अगर आप देखते हैं ठोस कचरा प्रबंधन के जो नियम है देश के अंदर, उसमें पहला नियम ही यही है कि घर घर से कचरा मांगने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वेस्ट प्रोड्यूसर जो है उसके रोल को करना चाहिए, एनफोर्समेंट प्रॉपर। बुनियादी खामियों को की ओर आपका इशारा है। चलिए मैं इस पहलू पर आऊंगा। सिराजुद्दीन साहब हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, बताएं। मैं ये अपने बीजेपी से जो बैठे हैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगा। जी, नाटा साहब हमारे साथ हैं, बताएं। हाँ, मैं सब ये अपने बीजेपी से बैठे हैं, इनसे एक सवाल करना चाहूंगा जी। कि कांग्रेस ने एक प्रशासन शहरों की संग एक अभियान चलाया था कच्ची बस्तियों का, और जितनी भी जयपुर में बस्तियां हैं पट्टे देने के लिए जी। इनकी सरकार 1 साल हो गया, एक पट्टा जारी नहीं करा सके हैं। तो मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के दायरे से बाहर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे सवाल भी आपके सामने आएंगे, कैसे निपटेंगे उनसे? ऐसा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रशासन शहरों के संग जो अभियान था वो हमारी सरकार ने मार्च 2014 तक बढ़ाया था और प्रक्रियागत जो भी थे बराबर पट्टे दिए जा रहे थे और पट्टे पिछले दिनों तक दिए गए। तो ये कहना कि हम प्रशासन शहरों के संग, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट होता है, काम किसी भी तरह के हो और कोई कंटिन्यूटी में कोई काम लोग जानना चाह रहे हैं ये काम आगे बढ़ेगा, जो लोग बच गए उनके लिए क्या संभावना है? उनके लिए संभावना है, जो जायज होगा उनको पट्टे दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए? पहले दिए गए, अब दिए जाएंगे। आपके घोषणा पत्र में कहीं पार्टी की रीति नीति में डाला है इस पहलू को? पार्टी पहले भी पट्टे देती रही है और आगे भी पट्टे देती रहेगी। एलसी जैन साहब जुड़े हैं, जयपुर से ही हैं, आप बताएं। जैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा निवेदन ये है पारिक साहब जी कि मैं जो है 27 नंबर वार्ड के में, और उसमें समंदर सिंह जी शेखावत जो है पार्षद गए हैं। मेरे जो है मकान के सामने जो है एशिया की यह पॉस कॉलोनी होती है मानसरोवर, मेरे मकान के सामने जो है पानी भरता है, मेरे करीब घुटनों तक आ जाता पानी जी। और उस पानी के बारे में मैंने समंदर सिंह जी को कई दफे कहा, कई दफे ज्योति जी को जो है मैं लिख करके देके आ चुका हूँ जी। लेकिन अगर ये कोई काम ही नहीं करना चाहते तो फालतू में लोगों के सामने आकर के तो आप मानते हैं कि ये वादे सिर्फ चुनाव तक सीमित होते हैं? बिल्कुल, चुनाव क्या, चुनाव के जो है बाद में भी ये पहले भी कुछ नहीं करते, बाद में भी कुछ नहीं करते, ये सारे सब जो है दिखावा मात्र है, ये सब धोखेबाज है।
शुक्रिया जैन साहब बिग फाइट में आपका जुड़ने के लिए। ओम सेरी जी, पूरी घोषणा पत्र की अगर बात की जाए, पार्टियों की रीति नीति की बात की जाए, निगम चुनाव हमारे सामने है, आप क्या मानते हैं, स्मार्ट सिटी जयपुर को बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो फिर किस तरह से? देखिए, स्मार्ट सिटी तो निश्चित रूप से बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले पार्षद अपनी जिम्मेवारियां तो समझें। ये तो समझे कि उनको वो किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किसके लिए पार्षद बन रहे हैं, क्या काम उनका करना है, क्या नहीं करना है। टोटल मिला के राजनीति के ऐसे चक्र चलाते हैं वहाँ बैठ करके कि वो काम तो धरे रह जाते हैं। जैसे जैन साहब फरमा रहे थे कि पानी भर रहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, सड़कें टूटी है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कचरा पड़ा है लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। इनका काम होना चाहिए कि जिन वार्डों के ये पार्षद हैं वहाँ के नागरिकों को चेतना पैदा करें उनके अंदर। यही सवाल है, फिर कौन काम करेगा अगर पार्षद काम नहीं कर रहा, पार्षद इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देता है कि किस तरीके से हमारा बोर्ड बन जाए, हम लॉ मेकर बन जाए, और उसके बाद में जैसे हमने देखा भी दृश्य किस तरीके से इनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पकड़े गए हैं और जेल में पड़े हुए हैं। उन सब कामों के पास में इनकी निगाह नहीं है। टेंडर में कैसे कुछ किया जा सकता है, सड़कों में कैसे कुछ किया जा सकता है, कचरे को कैसे कुछ इधर उधर किया जा सकता है, ये सब बातें देख रहे हैं। अपनी पार्टी का वर्चस्व देखना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जयपुर शहर के कैसे बदहाली से कैसे निकाला जाए उसके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। महापौर को क्या किया जाए, पार्षद को कैसे इधर से उधर किया जाए, ये सब बातों से ये अहम सवाल आपने उठा दिया यहाँ पर कि पार्षद का जो काम है वो ठीक से नहीं हो पा रहा। जो पार्षद के दायरे में जो चीजें आती हैं कहीं उससे बाहर जाकर जब कोशिश होती है काम करने की तो फिर प्रभावित होता है शहर। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आपसे चर्चा जारी रहेगी। मुद्दा लगातार बरकरार है कि कैसे जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, निकाय चुनाव का सवाल है। अभी आप देखो, विधानसभा के चुनाव हुए चाहे लोकसभा के चुनाव हुए, जो भी ये निर्दलीय छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टी अभी जीत नहीं पाती है तो निर्दलीय कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाते हैं। वो इधर उधर सिर्फ ये निगम के अंदर जैसे कोई कमेटी में या कोई बोर्ड नहीं बन रहा हो या उसमें कोई पैसे की खरीद फरोख्त के लिए इधर उधर के हिसाब से अलोकतांत्रिक तरीका है। वार्ड प्रत्याशी आज तक जो खड़े हुए हैं, शुरू में बोला था हम ऐसा आपके वार्ड के अंदर रोडें बनवा देंगे, सीवेज का काम करवा देंगे, सफाई व्यवस्था रखेंगे, जबकि आज तक हमको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। जेपी का बोर्ड बनेगा ना तो अच्छा काम होगा, क्यों बजट का पैसा आएगा, सुविधा मिलेगी, लोगों को सुविधा मिलेगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का नारा है वर्ल्ड क्लास सिटी, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और स्मार्ट सिटी। दावा हमारा सुशासन का है, विकास का है और केवल जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के 46 निकायों में हम पूरा भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनाएंगे। वोट इसलिए दे, अब काम करके देखते हैं, जब देती वोट बिना काम कोई नहीं देता। हमारा तो व्यक्तिगत ये है कि वही एरिया के अंदर एरिया की जन समस्याएं हैं वो दूर की जाएंगी जो आज तक नहीं हुई है। जहाँ तक है पेंशन देख लीजिए आप, गरीबों की पेंशनें बंद कर दी गई, जो दवाइयाँ मिलती थी फ्री उसके ऊपर अंकुश लगा दिया गया, जो जांचें फ्री कराई जाती थी उसके ऊपर अंकुश लगा दिया गया। हम पूरी ताकत से विकास के लिए अपनी जान लगा देंगे। दिल्ली में हमारी सरकार है, राजस्थान में हमारी सरकार है और अब जयपुर नगर निगम में हम सरकार बनाएंगे। आज हमारा सवाल आपसे है कि क्या आपके वोट का आधार पार्टियों का चुनावी मुद्दा होगा। firstindianews.com हमारे वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। आप भावी पार्षदों को सुन रहे थे कि वो किस तरह से अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका क्या एजेंडा होगा, प्राथमिकताएं आपने जान ली। हमारे साथ अकील चिश्ती साहब जुड़े हैं, नागौर के मेडता सिटी से हैं, बताएं। सर, मैं जयपुर से 240 किलोमीटर दूर का निवासी हूँ सर, मेडता सिटी से बोल रहा हूँ, मीरा नगरी से। जी बताएं साहब। सर, हमने जो अशोक गहलोत की सरकार थी उस टाइम कांग्रेस का बोर्ड था, ज्योति खंडेलवाल जी महापौर थी जी। उस वक्त जयपुर बहुत विकास की ओर था, लेकिन बीजेपी के पार्षदों ने किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी।
आज राज्य के अंदर, सेंट्रल के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो ये वोट देने वालों से यही विनती है कि ऐसे पार्षदों को चुने जो काम करवा सके, कोई रोड़ा-रोड़ी नहीं अटका सके काम के विकास के अंदर। जैसे कांग्रेस का बोर्ड बन गया, बीजेपी के पास से ज्यादा आ गया, तो सरकार में तालमेल नहीं बनता। कांग्रेस की बोर्ड बन गया, बीजेपी की सरकार है, तो सर ऐसा खैर इस बार उम्मीद करते हैं ऐसी स्थिति नहीं आएगी। पार्षद मिलकर अपना बोर्ड बनाकर मेयर को चुनेंगे। लेकिन जो सवाल है, सबसे पहले सवाल है कि पार्षद क्या अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं। आपने सवाल उठाया था विवेक जी, कहाँ तालमेल में गड़बड़ी होती है, पार्षद कहाँ अपनी सीमा से परे निकल जाता है? अभी तक रोल क्लैरिटी नहीं आई है। अभी भी हमने देखा कि बहुत सारे जो पार्षद का चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने कहा हम गली साफ करवाएंगे, हम नाली साफ करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, लेकिन पेंशन भी बांटने की बात कर रहे हैं, बांटने की बात की, दवाइयों की बात की। क्या ये पार्षद की भूमिका है? पार्षद को तो पूरे सिटी के लिए एक नीति बनानी पड़ेगी। क्या आज तक इतने बोर्ड जयपुर शहर में हुए, उन्होंने कोई हमारी ये बिल्डिंग लाइन के लिए नीति बनाई? जयपुर शहर जो जाना जाता है वो वॉल्ड सिटी के लिए जाना जाता है, और वॉल्ड सिटी की जब हम बात करते हैं तो वॉल्ड सिटी इसीलिए जाना जाता है कि उसकी एक बिल्डिंग लाइन है और इसके लिए वो खूबसूरती आती है। दुनिया का कोई भी शहर देख लीजिए, जब तक कि उसकी बिल्डिंग लाइन नहीं होती तब तक वो शहर ग्रो नहीं कर सकता। हमारे अब जितना भी बाहर जो ग्रोथ हो रही है, शहर परकोटे से बाहर की जितनी भी ग्रोथ हो रही है, उसमें वो बिल्डिंग लाइन विक्षिप्त हो रही है। दूसरी बात, एक कॉलर कह रहे थे कि मेरे यहाँ घर के बाहर पानी जम गया और पार्षद ने, ये पार्षद की भूमिका नहीं है, लेकिन पार्षद की भूमिका निश्चित रूप से ये है कि वो कठोर रूप से निर्णय ले बोर्ड के अंदर कि जिन्होंने भी ये आवाज तो वो उठाएगा, जनप्रतिनिधि नहीं कि जो नालियां हैं जी, जो नालियां हैं जैसे कि वेन्स कहते हैं, मैं एक चिकित्सक हूँ, चिकित्सक के नाते जैसे शरीर के अंदर वेन्स होती है वो बहुत आवश्यक होती है। आर्टरीज तो जरूरी होती है, लेकिन वेन्स उससे ज़्यादा जरूरी होती है। जब ब्लॉक हो जाती है तो बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। हमारे शहर के बाहर की जितनी भी कॉलोनीज है उसके अंदर सारी नालियां बंद कर दी। वो किसने बंद की? हम लोगों ने बंद की, आम नागरिकों ने बंद की। लेकिन पार्षद उसके लिए कोई नीति नहीं बनाता है कि ये सारी नालियां खुलनी चाहिए जिससे कि गंदे पानी का, स्टॉर्म वाटर का प्रवाह हो जो दिखता है फौरी तौर पर वादे कर देते हैं, उस हिसाब से मैदान में आ जाते हैं। नीति बननी चाहिए और नीति को एग्जीक्यूट करने के लिए दोनों पार्टियां हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। उससे पहले गयासुद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से हैं, बताएं गयासुद्दीन जी क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, क्या ये कांग्रेस ने जो प्रशासन शेरों की ओर कैंप चलाए थे जी, सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गुलाम नबी जी से जी, जो इन्होंने पट्टे प्रशासन शेरों की ओर जारी किए थे ना, जी जी सर मैं दोनों ही पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि जो अमृतपुरी कच्ची बस्ती है, उस जो परकोटे में आते हैं ना प्लॉट जी, उनके अभी तक पट्टे जारी नहीं किए गए हैं और उन 10 साल से उन्हें रोक रखा गया है कि इस परकोटे। उसका जवाब नाहटा साहब ने दिया, अगर उनका बोर्ड बनेगा तो आपके लिए काम करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि बोर्ड कांग्रेस का बना तो गुलाम नबी साहब भी उस दिशा में आपके लिए काम करेंगे। गुलाम नबी साहब, ऐसा है, जयपुर को साफ सुथरा रखने के लिए हमने सालों से कोशिश की है, लेकिन हमारे पार्षदों की नीयत 80% जयपुर को साफ देखना नहीं चाहते। मैं ये साफ कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के है, बीजेपी के है वो पार्षद? नहीं, सब दोनों मिलाकर जी, क्यों किसी का भी ध्यान नहीं है। आप भी देखिएगा, अभी हमने 1-1.5 साल से लड़ाई शुरू की थी, जब अधिकारी हमारे कंट्रोल में नहीं है, मेयर के कंट्रोल में नहीं है, और बीजेपी आज तक उन्हीं अधिकारियों को जो 110 करोड़ की पकड़े गए, उसके बाद आज तक बीजेपी ने किसी पार्षद ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने कहा, हमने बार बार कहा कि हमारी जो कामयाबी हुई है, लेकिन ये बताओ आप एक भी पार्षद ने उसका किया क्या? इतना बड़ा घपला हो गया। ये सवाल भी हम ले लेंगे, लेकिन उससे पहले विवेक गुप्ता जी ने जो अग्रवाल साहब ने जो सवाल उठाया वो बड़ा बुनियादी सवाल है कि जो पार्षद का काम है वो पार्षद अपना ठीक से नहीं करता, दूसरे पचड़े में पड़ जाता है। जिस बात के लिए उनको जिताकर भेजा गया है, लॉ मेकिंग की बात है, आप 4 दीवारी क्षेत्र में रहते हैं, आप तो जानते हैं अतिक्रमण कितनी बड़ी समस्या है, किस तरह से नियमों को दरकिनार करके इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, रोज रात को कंस्ट्रक्शन होता है, उनके लिए पार्षद क्या करता है? वहां चुप क्यों हो जाता है पार्षद? मैं अतिक्रमण निरोधक समिति का चेयरमैन हूँ, आज भी हूँ जी, लेकिन मैंने पहली बार सेंट जेवियर स्कूल ने जो बिल्डिंग गलत बन रही थी, मैंने उसको पकड़ा और उसके खिलाफ नोटिसबाजी की। उसके बाद बीजेपी के गुलाम नबी साहब, आप ये बता दीजिए कि हेरिटेज जयपुर के वॉल सिटी को कहा जाता है, माना जाता है,
आप जो आज तस्वीर है चार दीवारी की, उससे आप संतुष्ट हैं? क्या यही सवाई जयसिंह का सपना था? ऐसा जो हमको संभलाया था ना, उसमें भी बिगाड़ ही हुआ है। कौन जिम्मेदार? आप जैसे अगर अध्यक्ष है तो फिर कहाँ कमजोरी होगी? आगे बढ़ने की जगह इस लाइन के अंदर तो आप तो और भी चबूतरे पे जो है किसने बिगाड़ दिया उसको? हम लोगों ने बनाया उसका। मैं भी इतना ही जिम्मेदार हूँ जितने और पार्षद जिम्मेदार है, लेकिन मैं इसलिए कि मैं इस बारे में ध्यान क्यों नहीं जाता? मैं 6 दफा रह चुका पार्षद और ये पहली बार बने थे, तो इसलिए हम सब जिम्मेदार हैं इसका। और हम जो है बात करते हैं हाउस के अंदर, कभी भी हमने बैठकर ये मीटिंग नहीं की कि जयपुर को कैसे सुधारा जाए। आप और हम तो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं इसकी कार्रवाई, हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा पार्षद क्यों नहीं है? आप एक मत क्यों नहीं होते? हमारा सवाल यही है, दोनों जब स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो सदन से बाहर जो इरादा है, वादा है, वो सदन के अंदर क्यों नहीं होता आपका? वो इसलिए नहीं होता ना कि हमारे मतलब प्रस्ती है, मतलब प्रस्ती हमारी। अगर मेरी साफगोई की तो दाद देनी पड़ेगी गुलाम नबी साहब, बिल्कुल। बहुत ईमानदारी से नाहटा साहब, क्या बुनियादी समस्या कहाँ है? बुनियादी समस्या ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनबिल्ट सिस्टम में, उसमें कुछ बहुत बड़ी खामियां हैं। शहर के विकास के लिए 3 संस्थाएं काम करती है, जेडीए, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड। क्षेत्र ऐसे बंटे हुए हैं कि पता नहीं कहाँ जेडीए काम करते हैं, कहाँ निगम काम करता है, कहाँ हाउसिंग बोर्ड करता है। कहीं एक संस्था काम करती है, कहीं वो आधा काम छोड़ती है, कहीं दूसरी करती है। जवाबदेही सर्टेन नहीं होती, तय नहीं होती। हमारे भी माननीय यूडीएच मिनिस्टर है, उन्होंने इस संबंध में भी कहा है कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया जाएगा और जितनी भी ये संस्थाएं हैं उनकी जगह एक संस्था के रूप में और यूनिटी मुंबई में है, मुंबई में ऐसा ही होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई है, उसके तहत सारा आता है, सारा काम होता है। बेहतर तस्वीर हम देखते हैं। ये एक हमारी व्यवस्था की बहुत बड़ी खामी है और इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आपका चुनावी एजेंडा है इस बार, ऐसा करेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, हमारे माननीय यूडीएच मिनिस्टर है, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि हम इस दिशा में काम करेंगे और हम लोग चुन के आएंगे तो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। डेडलाइन दी गई है? आपसे और बताना चाहूंगा कि गुलाम नबी जी ने जो वेदना प्रकट की है कि जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, जनता का कहीं ना कहीं उन पर दबाव रहता है और जनता के दबाव के अधीन वो कुछ काम कर जाते हैं, किंतु इसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि व्यवस्था में जो खामियां हैं उन्हें हमें दूर करना पड़ेगा। सिस्टम के अंदर जो खामी है, हम सिर्फ बोलेंगे, बहस करेंगे, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे, उससे व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। व्यवस्था में जो बिगाड़ है, जो सिस्टम में बिगाड़ है, उसको तो सुधारने से ही व्यवस्था सुधरेगी। चलिए, नरेंद्र जी हमारे साथ श्री गंगानगर से जुड़े हैं, बताएं नरेंद्र जी आपका क्या कहना है? हाँ जी सर, मैं गंगानगर से बोल रहा हूँ जी। सर, सबसे पहले तो मैं मतलब आपको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप लोगों को अपनी एक भड़ास निकालने का मौका तो देते हो, वरना तो आम जनता की बात पहुँचती नहीं है लोगों के कानों में। हमारी कोशिश होती है कि आपकी बात ठीक मंच तक पहुँच जाए। बताएं। अच्छा, ये मतलब आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, वरना तो आम आदमी तो मतलब ये है, जैसे ये लोग सोचते हैं इन लोगों ने सत्ता वोट के जरिए नहीं बल्कि तलवार की नोक पे लिए, जो पहले मतलब होता था। जी, आज के मुद्दे से जुड़ा कुछ कहना चाहिए? तैयारी करता हूँ, मेरा गांव बॉर्डर पे है और कम से कम 600 या 700 किलोमीटर के डिस्टेंस है जी। और जो पिछले लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें मैंने स्पेशली 700-1400 किलोमीटर की और कम से कम 2000 रुपए का किराया लगाकर और इनको वोट दिए बीजेपी वालों को जी। और मेरा सवाल बीजेपी वालों से है जी, नाटा साहब इनसे पूछिए भी हम आपको वोट क्यों दें, आपने 1 साल में क्या किया है? सिर्फ मतलब लोगों को गुमराह किया है, कुछ नहीं किया। और मैंने बाकायदा 1500 किलोमीटर की यात्रा की और इनको वोट दे के आया मैं जी। और नाटा साहब इनको वोट आ गया। बिल्कुल नरेंद्र जी, मैं आपका सवाल पहुंचा रहा हूं नाटा जी तक। बात है कि डेडलाइन के साथ अगर वादा किया है, जैसे कि आपने जिक्र किया अभी एक बात का कि आपकी यूडीएच मिनिस्टर भी आप मानते हैं कि जयपुर के लिए इंटीग्रेटेड एक सिस्टम होना चाहिए। 3 जो संस्थाएं अलग अलग है स्वायत्त शासन विभाग की, उनको एक होना चाहिए और ताकि बेहतर विकास हो सके। डेडलाइन तय किया आपने, इस डेडलाइन में काम करेंगे? ऐसा एक व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं, जांच भी करती है व्यवस्था। अपनी हमने आज निर्णय लिया, ये अपनी लोकल बॉडीज में निर्णय लिया जाएगा, भरोसा दिला सकते हैं इस कार्यकाल में ये काम हो जाएगा? मैं आपसे एक निवेदन बताना चाहता हूँ, इन्होंने क्या किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता का मुद्दा है, आज देश में वो आंदोलन खड़ा हो गया। आज देश में हम सफाई की बात करते हैं कि सफाई किस स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं? वो पार्षद जो पर्चा भरने जाते हैं और निगम के कलेक्ट्रेट के बाहर कचरा फैला के आ जाते हैं। ये सवाल है कि सफाई सिर्फ पार्षदों के जिम्मे है, ऐसा नहीं है।
सफाई के साथ हमें सबको जुड़ना पड़ेगा। मेरा सवाल जनाब आपसे, यार हम भी जुड़ेंगे। नाटा साहब बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जो कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी साहब का झंडा लेकर उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, वो जब एक नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं कलेक्ट्रेट के बाहर, वो कचरा जमा करके आ जाते हैं, क्या ये सफाई का आंदोलन है? यकीनन आप जो बात करते हैं, जो भी ऐसा करता है तो गलत है। मैं इसको कोई जस्टिफाई नहीं करता कि सफाई जहां भी हम जिनको फैलाते हैं हमारे ऊपर बंदिश रहनी चाहिए, और हम कोई गलती करते हैं तो आप बताते हो कि मैं उसमें आपसे किसी भी तरह से असहमति प्रकट नहीं करता। जो भी जिम्मेदार है उसको अपने समझना चाहिए, उसको सुधरना चाहिए। सवाल यही है, और फिर पार्षदों की जिम्मेदारी का सवाल आ जाता है। गजेंद्र जी हमारे साथ नागौर से जुड़े हैं, बताए गजेंद्र जी। सर मेरा सवाल ये है जी, जो ये आपके पास में नेता बैठे हैं कांग्रेस के, बीजेपी के जी, आप कोई भी नगर पालिका की सीमा में घुस जाओ, चाहे कुचामन की तरफ घुस जाओ, चाहे ढीडवाने की तरफ घुस जाओ जी, नगर पालिका की एक भी रोड सही नहीं है जी, कहीं भी पानी निकलने की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सही बात है, आपका बुनियादी सवाल है। दरअसल ओम सैनी साहब, ये एक बड़ा सवाल होता है, किसी भी शहरी निकाय की अगर बात की जाए तो बुनियादी कमजोर है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो निकाय के साथ जुड़कर आती है, उन पर शुरुआत से आज तक काम होता आ रहा है। अश्विनी, एक मुश्किल ये है कि जो बात पार्षदों को, अपने कार्यकर्ताओं को या अपने मतदाताओं को कहना चाहिए कि आपकी समस्याएं हमें बताइए, हम उनको पूरा करें, टाइम बाउंड तरीके से काम करें। इस तरह का जो सिलसिला आज़ादी के बाद में हमारे एमएलए, सांसद और पार्षद क्या करते थे, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। हो ये रहा है कि पार्षद जब जो भी प्रत्याशी है, चाहे पार्षद का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे सांसद हो, वो जब मत लेना होता तब जाता है, और उसके बाद में सिर्फ अपने बोर्ड तक, अपने उस तक सीमित रहता है। अब देखिए, नाटा साहब फरमा रहे हैं कि ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप करेंगे, तो 70 साल में किसने रोका? कांग्रेस और बीजेपी या ऐसा सब कुछ कहने से काम नहीं चलेगा। ये शहर की समस्या है, नगर पालिकाओं की समस्या है, जिनका समाधान होना चाहिए, और इस पर सोचना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को कि जब कभी भी उन्हें मौका मिले वो तत्काल उन सब चीज़ों को लागू कर सकें जो उन्होंने प्लान की हुई है। होता ही है कि जब चुनाव होते हैं तब ये उसके बाद में अपना एक मैनिफेस्टो निकालते हैं, अदरवाइज वो मैनिफेस्टो कहीं अलग पड़ा रहता है, और जब मैनिफेस्टो निकालते हैं तो जैसे ही चुनाव में विजय प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद में अपने गठजोड़ में लग जाते हैं। ये मुश्किल, इनको ये अपने आप में सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए शहर कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए नागरिक कितना महत्वपूर्ण है। जयपुर के अंदर जिस तरीके से शहर पूरे परकोटे के अंदर गलियों में घुस गया है, एनक्रोचमेंट जिस तरीके से हो गए हैं, उन पार्षदों से पूछा जाना चाहिए कि तुम लोगों ने क्या किया। क्योंकि वो कुछ बोलना नहीं चाहते, इसलिए नहीं बोलना चाहते, मत नहीं कहाँ से मिलेंगे, ये जो वी का निशान। ये चलिए, मैं ब्रेक का कॉल भी आ रहा है, विवेक जी आप बताएं, कुछ कहेंगे इस पर? मैं ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात की गई है, जब संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि सशक्तिकरण की बात हुई, स्थानीय निकायों को सशक्तिकरण की बात हुई, तब ये भावना थी उसकी कि जो भी पार्षद चुना जाएगा वो शहर के लिए चुना जाएगा, न कि किसी नगर निगम के लिए चुना जाएगा, न जेडीए के लिए चुने। और उसके साथ बात थी कि उसको जल व्यवस्था भी उसके साथ रहेगी, उसके साथ बिजली व्यवस्था भी उसी के साथ रहेगी, सार्वजनिक परिवहन भी उसी के साथ रहेगा। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी आज तक वो ट्रांसफ़र राजस्थान के अंदर नहीं हो पाया। उसके अंदर क्या है, जब तक ये सब इंटीग्रेट नहीं होंगे, एक बहुत अच्छी पहल अभी हुई है कि जेडीए, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम को इकट्ठा बिठा के और विकास की बात की गई। नहीं तो एक जना तोड़ता है, एक जना उसको जोड़ता है, और वो जोड़ तोड़ के अंदर ही पूरा शहर आज उखड़ गया है, बेरंग सा लगता है। तो अभी जो आवश्यकता है कि इस सारे को उस संविधान संशोधन की भावना को रखते हुए पूरे शहर के समग्र विकास की बात की जाए। जल, बिजली, परिवहन, ये सब नगर निगम के क्षेत्राधिकार में जब तक नहीं आएंगे, जो मेयर होता है वो पहला सिटीजन कहलाता है जयपुर शहर का, और उसके मेयर के पास वो ताकत जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये सवाल। आज बंबई में या जिस भी शहर में, कई राज्यों ने ये पहल की जिसमें इंटीग्रेशन की बात की गई, और जहां जहां पे भी ये बात की गई है वहां पे आप देखिए कि शहरों का विकास ज्यादा बेहतर हुआ। चलिए, इसको मैं ब्रेक के बाद आगे बढ़ाऊंगा कि आखिर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस बीच मोहम्मद हबीब साहब भी जयपुर से जुड़ गए हैं। हबीब साहब कुछ कहेंगे आप? जी सर, मैं ये नेतागण जो बैठे हैं जी सर, मैं इनसे सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये हमारे घाटगेट बाजार कच्ची बस्ती के नाम से आज भी जी सुन रहे हैं, आप बताएं अपनी बात।
लगता है हदीब साहब तक हमारी बात नहीं पहुंच रही। ब्रेक के लिए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कोशिश करेंगे इस बात को जानने की कि कैसे शहर को बेहतर बनाया जा सकता है। जिन संशोधनों की बात की जा रही है उनके लिए ज़रूरत क्या है, कहां से काम शुरू होगा और कितना वक्त लग सकता है, जनता को कितना इंतज़ार करना होगा। जयपुर से शुरुआत होगी स्मार्ट सिटी की और दिन वो भी आएगा जब आपका शहर स्मार्ट शहरों में शुमार होगा। ब्रेक के बाद बिल्कुल निर्दलीय प्रत्याशी काम करवा सकते हैं, बशर्ते कि वो एक शिक्षित हो और योग्य हो। योग्य उम्मीदवार का चयन करते हुए निर्दलीय और पार्टी से कोई मतलब नहीं रहता। पार्टी अगर स्थानीय को देती है और वो अशिक्षित है तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो कोई वादे नहीं किए, बस जनता से के और समय टालते रहे। इस बार जनता जागृत हुई है और वो अपने मतों को समझती है, इसलिए बस इस बार जवाब देना जरूरी है।